अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़ारूक कुरैशी एक नए लेक्चर के साथ, इंग्लिश ग्रामर का हमारा अगला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है और इंतहाई अहम लेक्चर है। और ये लेक्चर केसेस ऑफ नाउन्स के मौजू पर है। ये हमारे नाउन के सिलसिले का दूसरा और आखिरी लेक्चर है। आज हमारा ये जो टॉपिक है, नाउन, मुकम्मल हो जाएगा। केसेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। उर्दू में हम इसको कह सकते हैं इस्म की हालतें, ठीक है जी। उर्दू में हम कह सकते हैं कि इस्म की हालतें। लेकिन इससे पहले हम नाउन की एक और किस्म पढ़ेंगे। मैंने आपको नाउन की कुल 7 इकसाम समझाई थी और एक किस्म जो है नाउन की, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है जी। उर्दू में हम कलेक्टिव के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं मजमुई, ठीक है जी, मजमुई। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो अ, अफ़राद के मजमूए के लिए बोला जाता है। ये चीज़ों के मजमूए के लिए बोला जाता है, ठीक है जी। बहुत से अफ़राद हैं, ठीक है? अफ़राद का ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के लिए एक सिंगल लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे जैसे टीम, जैसे कि टीम। अब टीम क्या है? टीम से मुराद क्या हमारी एक बंदा है? टीम से मुराद क्या हमारी एक फ़र्द है? नहीं, एक फ़र्द नहीं है। एक टीम में आपको पता है कि एक से ज़्यादा अफ़राद होते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट की टीम में कितने लोग होते हैं? ठीक है जी, 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की टीम में। तो उन 11 के 11 खिलाड़ियों के लिए हम एक सिंगल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टीम, ठीक है? अ टीम ऑफ क्रिकेट, अ टीम ऑफ क्रिकेट। तो जब मैं आपको ये कह रहा हूँ, अ टीम ऑफ क्रिकेट, तो अ टीम ऑफ क्रिकेट से क्या मेरी मुराद एक शख्स है? नहीं, 11 के 11 अशख़ास हैं, 11 के 11 खिलाड़ी हैं जो उस टीम में मौजूद हैं। सो एक सिंगल लफ्ज़ हमने बोला और बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम मजमूई तौर पर एक लफ्ज़ जब बोलते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है जी। और इसी तरह हम मिसाल ले सकते हैं फैमिली। अब देखें, फैमिली है, आपकी फैमिली है। तो जब मैं कहता हूँ आपकी फैमिली, ठीक है जी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, इससे मेरी क्या मुराद है? क्या आपकी फैमिली में सिर्फ़ आप अच्छे हैं? नहीं। क्या आपकी फैमिली में सिर्फ़ आपके वालिदैन अच्छे हैं? नहीं। मैं जब कहता हूँ कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है? आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, आपके ख़ानदान में जितने लोग हैं, वो सारे मैंने मुराद ले लिए, ठीक है जी? आपके वालिदैन, आपके बहन-भाई, आपके बच्चे, जितने भी अफ़राद आपकी फ़ैमिली में हैं, वो इस एक लफ्ज़ के अंदर समो जाते हैं, वो इस एक लफ्ज़ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी? फिर इसी तरह आप देखें कमेटी, कमेटी जो है कमेटी जो है, ये अफ़राद का मजमूआ होता है। अफ़राद का मजमूआ, लोगों का मजमूआ। एक कमेटी में एक बंदा तो नहीं होता ना, ठीक है? एक कमेटी में एक से ज़्यादा अफ़राद होते हैं। जी हाँ। एक कमेटी में एक से ज़्यादा अफ़राद होते हैं। तो जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं ना कमेटी, तो कमेटी से मुराद क्या होता है? जितने भी अफ़राद उस कमेटी में मौजूद हैं, वो सब इस एक लफ्ज़ में आ जाते हैं, मजमूई तौर पर, ठीक है जी? इसी तरह हर्ड, हर्ड कहते हैं उर्दू में रेवड़ को, बकरियों का रेवड़, अ हर्ड ऑफ गोट्स, ठीक है जी? अ हर्ड ऑफ काउज़, ठीक है जी?
तो भैंसों का रेवड़ या बकरियों का रेवड़। तो जब हम कहते हैं हर्ड, तो हर्ड से मुराद क्या एक बकरी होती है? नहीं, उस रेवड़ की सारी बकरियां मुराद होती हैं। सो ये होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी। एक पूरे ग्रुप के लिए जब एक इसम इस्तेमाल हो तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। बहुत सी चीजों के लिए जब एक वाहिद इसम इस्तेमाल हो तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो वाहिद की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, वाहिद की शक्ल में अमूमन। ठीक है जी। तो खैर इसको हम बाद में जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे आगे जाके तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ए टीम, ठीक है, टीम की जमा भी हो सकती है, टीम्स, बहुत सारी टीम्स। इसी तरह आप फैमिली, फैमिली की जमा भी हो सकती है, फैमिलीज। ठीक है। लेकिन जब अकेली टीम मुराद हो तो बेशक उस टीम में 100 बंदे हों, जब एक टीम मुराद है और उस टीम में मैं कहता हूं 1,00,000 बंदे हो जाएं तब भी वो टीम कहलाएगा, एक टीम कहलाएगा, सिंगल कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी। तो अब देखें ना, इसी तरह एक मिसाल लेते हैं कि हम एक लफ्ज यूज करते हैं आर्मी। ठीक है। तो हम आर्मी जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अपने मुल्क की आर्मी, अपने मुल्क की फौज, तो ये आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इस कलेक्टिव नाउन में इस आर्मी से मुराद आर्मी के अंदर हर फर्द। अब देखें हमारे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तकरीबन 7-8 लाख लोग हैं। ठीक है, 7-8 लाख उसमें फौजी हैं। ठीक है। तो हम उन तमाम 7-8 लाख लोगों के लिए एक सिंगल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो है आर्मी। ठीक है। और आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी समझ आ गई होगी। आज जो हमारा असल मौजू है वो है केसेस ऑफ नाउन्स। केसेस ऑफ नाउन्स, इस्म की हालतें। तो जुमले में जब हम इस्म को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जुमले में इस्म अपना फंक्शन, अपना काम करता है। जुमले में जब हम किसी इस्म को इस्तेमाल करते हैं तो जुमले में वो क्या फंक्शन कर रहा है, इस बुनियाद पे हम इस्म को तकसीम करते हैं। इस्म के 4 हालतें होती हैं, यानी जुमले में इस्म किस हालत में है। आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक जुमला है और उस जुमले के अंदर जो इस्म है वो क्या कर रहा है, वो किस हालत में है। ठीक है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, ये कह सकते हैं, वो क्या किरदार निभा रहा है। तो एक जुमला हम देखेंगे और उस जुमले में हम देखेंगे कि हमारा जो इस्म है उस जुमले में वो क्या कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या किरदार निभा रहा है, क्या उसका फंक्शन है या क्या उसका मुकाम है। तो टोटल जो हैं वो 4 केसेस हैं यहाँ पर। सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है। और उर्दू में हम इसको फ़ाइली हालत, इस्म की फ़ाइली हालत, जब इस्म कोई काम कर रहा हो। देखें जुमले में इस्म की 2 बड़ी हालतें हैं, 2 असल हालतें वो ये हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये असल 2 बड़ी हालतें हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। जुमले में जो इस्म होगा वो या तो काम कर रहा होगा, खुद काम कर रहा होगा, ठीक है, या फिर इस्म के ऊपर काम किया जाएगा। तो अगर तो इस्म काम कर रहा है तो ये कौन सी हालत है? इसको हम कहते हैं फ़ाइली हालत। फ़ाइल, काम करने वाला, फ़ेल करने वाला, फ़ेल सरअंजाम देने वाला। और दूसरी कौन सी है? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। उर्दू में हम कह सकते हैं मफूली हालत।
मफऊली हालत, मफऊल, मफऊल जिस पे काम किया जाए, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर पोजेसिव केस और फिर वोकेटिव केस। अभी हम आगे चलते हैं, एक-एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, ठीक है जी? इस्म की फ़ाइली हालत, इस्म की फ़ाइली हालत, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है जी? तो जुमले में अगर इस्म सब्जेक्ट की जगह, फ़ाइल की जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह यानी फ़ाइल, फ़ाइल, फ़ाइल कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम सरअंजाम देता है। तो अगर जुमले में आपका इस्म क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई फ़ेल सरअंजाम दे रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इस्म किस हालत में है? फ़ाइली हालत में, सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है जी? मिसाल हम लेते हैं, इस जुमले को देखिए, जॉन रन्स फास्ट। तो हमने फ़ौरन पहचान लिया कि यहाँ पर जो जॉन है, ये इस्म है। ये जॉन क्या है? इस्म। जी हाँ, जॉन यहाँ पे इस्म है। और आगे देखें, रन्स, जॉन भाग रहा है। तो मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन भाग रहा है? जॉन। कौन फ़ेल सरअंजाम दे रहा है? जॉन। कौन काम कर रहा है? जॉन। तो ये जॉन फ़ाइल है, ये जॉन सब्जेक्ट है, ये इस्म की हालत, ये इस्म की हालत जो है वो सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, द कैट चेज्ड द माउस। तो हम फ़ौरन पहचान गए कि यहाँ ये जो कैट है, ये नाउन है, ठीक है जी? द कैट चेज्ड द माउस, यहाँ पे माउस यानी चूहा, ये भी एक नाउन है, लेकिन अभी चूंकि हम सब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं तो हम माउस की तरफ नहीं जाएंगे। तो द कैट चेज्ड द माउस, बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन पीछा कर रहा है? कौन चूहे का पीछा कर रहा है? बताएं। बिल्ली। कौन फेल सरअंजाम दे रहा है? बिल्ली। कौन काम कर रहा है? बिल्ली। आप यही कहेंगे ना? तो बिल्ली क्या है? सब्जेक्ट है। बिल्ली क्या है? फाइल है। बिल्ली क्या है? काम करने वाली। सो बिल्ली यहाँ पर, कैट यहाँ पर किस हालत में है? सब्जेक्टिव हालत में है या नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गई। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ें, सिर्फ जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखें वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। मैरी स्टडीज हार्ड। जो मैरी है वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। ये बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। ठीक है? मैरी बहुत मेहनत मेहनत से पढ़ाई करती है। ठीक है जी? तो यहाँ बताएं जी, कौन पढ़ाई कर रहा है? कौन पढ़ाई कर रहा है? बताएं। क्वेश्चन है आपसे। सो अगर आपने पहचानना हो, अगर आपने पहचानना हो कि एक इस्म सब्जेक्टिव केस में है या नहीं, तो आप ये सवाल पूछेंगे, कौन पढ़ाई कर रहा है? मैरी पढ़ाई कर रही है। तो मुझे बताएं, इस जुमले में मैरी काम कर रही है, मैरी फेल को सरअंजाम दे रही है, मैरी पढ़ रही है। सो मैरी चूंकि काम कर रही है, इसलिए मैरी क्या है? फाइल है या सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी इस्म किस हालत में है? फाइली हालत में है। फाइली हालत, फाइली हालत यानी फेल को सर अंजाम देने वाली हालत में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पहला सब्जेक्टिव केस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी? तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम केस की तरफ। ठीक है जी? और ये केस कौन सा है? ये है ऑब्जेक्टिव केस, या इसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है जी? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? उर्दू में हम कह सकते हैं मफऊली हालत, मफऊली हालत। ठीक है? आपने पढ़ा ना
फेल, फाइल और मफऊल। फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाला, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, और मफऊल किसे कहते हैं? जिस पे काम किया जाए, जिस पे काम किया जाए, जिसके साथ अमल किया जाए, जिसके ऊपर अमल किया जाए, जिसके ऊपर अमल सर अंजाम दिया जाए। ठीक है जी? वो होता है वो इस्म क्या होता है? मफ़ऊल होता है। ठीक है जी? सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक जुमला दिखा देता हूँ। देखें, ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड द बॉल, उसने मारा, उसने किक मारी, उसने लात मारी। किसको मारी जी? बताएं। उसने लात मारी। अब बताएं किसको मारी लात? दी बॉल, गेंद को। उसने गेंद को लात मारी। ठीक है? तो किस चीज को मारी लात? बॉल को। तो बॉल यहाँ पे क्या है? बॉल वो इस्म है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर फेल सर अंजाम दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस में है ये इस्म। देखा आपने? ये नाउन इस वक्त किस हालत में है? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो बॉल है, बॉल एक नाउन है, और चूंकि बॉल को किक किया जा रहा है, बॉल के ऊपर काम किया जा रहा है, बॉल के ऊपर फेल सरंजाम दिया जा रहा है, तो बॉल यहाँ पे ये इस्म यहाँ पे मफऊल की हालत में है, ऑब्जेक्ट की हालत में है, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है जी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है? तो चलें, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, मफूल जो होता है, वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप ये देखें यहाँ पे, यानी बराह रास्त जब किसी चीज पे काम किया जाए, वो इस्म जिस पे बराहे रास्त काम हो रहा है, बराहे रास्त, डायरेक्ट। ही किक द बॉल, उसने गेंद को लात मारी। इस जुमले में अगर आप देखें, उसने लात मारी किसको? बॉल को। ठीक है? तो बॉल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है, वर्ब का एक्शन डायरेक्टली किस पे जा रहा है? बॉल पे जा रहा है। वर्ब का एक्शन डायरेक्टली किस पे मुंतकिल हो रहा है? बॉल पे मुंतकिल हो रहा है। ठीक है जी? यानी 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 जो किक है, किक किसको मारी? बॉल को। तो देखें ना, डायरेक्टली, यानी आप कह सकते हैं बिला वास्ता तौर पर जो फेल है किस पे हो रहा है? बॉल पे हो रहा है। तो ये डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यानी जो काम है, एक ऐसा इस्म जिस पे काम डायरेक्टली नहीं हो रहा। ठीक है? बराह रास्त उस पे काम नहीं हो रहा। ठीक है वो ऑब्जेक्ट, वो इस्म ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस पे डायरेक्टली, उस पे बराह रास्त उस पे काम या एक्शन मुंतकिल नहीं हो रहा। ठीक है जी? तो यहां एक मिसाल देंगे, शी गेव जॉन अ गिफ्ट। देखें इस मिसाल में, शी गेव, उसने दिया। अब आपने देखना क्या दिया? गिफ्ट। शी गेव अ गिफ्ट। मैं अगर ऐसे पढ़ता हूं, शी गेव अ गिफ्ट, उसने दिया, ये काम हो गया। क्या दिया? गिफ्ट। तो गिफ्ट यहां पर डायरेक्ट नाउन है। गिफ्ट डायरेक्ट नाउन है, क्योंकि देने का काम डायरेक्टली किस पे हो रहा है? देने का काम किस पे हो रहा है? गिफ्ट पे हो रहा है ना। देने का काम बराह रास्त किस पे हो रहा है? गिफ्ट पे। लेकिन यहां एक और नाउन मौजूद है, वो है जॉन।
उसने जॉन को गिफ्ट दिया। उसने जॉन को तोहफा दिया। तो आप यहां देखें, सवाल पूछेंगे, किसको तोहफा दिया? किसको तोहफा दिया? हम क्या पूछते हैं? अगर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो हम पूछते हैं टू होम, किसको या किसके लिए। फॉर होम, टू होम, फॉर होम, किसको या किसके लिए। ठीक है, तो यहां पूछे ना, ठीक है, यहां पूछें, आप सवाल पूछें अपने आप से, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल कि उसने गिफ्ट, ये पूरा जुमला क्या है कि उसने जॉन को तोहफा दिया। अच्छा, उसने दिया, ये अमल है। उसने किसको दिया? ठीक है, जॉन को। तो जॉन यहाँ पे क्या है? जॉन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप गौर करें, देने का अमल हो रहा है गिफ्ट पे। देने का अमल डायरेक्टली किस पे हो रहा है? गिफ्ट पे। तो गिफ्ट क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? वो है जॉन। किसको दिया? जॉन को। तो जॉन यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो अमल है वो जॉन की तरफ मुंतकिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू मुंतकिल हो रहा है? डायरेक्ट मुंतकिल नहीं हो रहा, गिफ्ट के थ्रू मुंतकिल हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये ऐसा है कि अहमद ने अ, अहमद ने चॉकलेट खाई। ये मैं एक जुमला बता रहा हूँ। तो अहमद ने खाया, तो चूंकि खाया अहमद ने, फेल अहमद कर रहा है, काम अहमद कर रहा है, सो अहमद क्या है? फाइल है, सब्जेक्ट है। उसने क्या खाया? उसने क्या खाया? खाने का अमल किस चीज पे उसने किया? चॉकलेट पे। तो चॉकलेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। चॉकलेट क्या हो गया? मफऊल। ठीक है जी, तो ये समझ आ गई। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं। अहमद ने अकरम को चॉकलेट दी। ठीक है जी, तो अहमद ने दिया, ये काम हो गया। और अहमद ने काम किया, अहमद क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि काम किसने किया? देने का काम किसने किया? अहमद ने। अहमद क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये समझ आ गई। अब अहमद ने क्या चीज दी? चॉकलेट दी। सो चॉकलेट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चॉकलेट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अहमद ने जो देने का अमल है वो डायरेक्ट किस चीज पे किया है? बराह रास्त किस चीज पे किया है? चॉकलेट पे किया। ठीक है जी, ये समझ आ गई। अब अहमद ने किसको दी चॉकलेट? अहमद ने चॉकलेट किसको दी? अहमद ने चॉकलेट अकरम को दी। ठीक है, सो अकरम यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अहमद ने चॉकलेट दी किसको? अकरम को। सो चॉकलेट देने का कुछ ना कुछ अमल अकरम तक पहुंचा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे में मुझे ज़रूरत नहीं थी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पढ़ने की, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड फिर हो जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने कोशिश की कि आपको ये समझा दूँ, ताकि आप कोई मुश्किल जुमला देख के उसमें फंस न जाएं कि यहाँ पे कौन सा इसम ऑब्जेक्ट है। तो एक जुमले में कई इसम हो सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, अहमद ने अकरम को चॉकलेट दी। तो अहमद भी एक इसम है, अकरम भी एक इसम है, और जो चॉकलेट है वो भी एक इसम है। जो अहमद है वो तो सब्जेक्ट है, वो तो फाइल है, क्योंकि वो दे रहा है, वो काम कर रहा है। और जो बाकी दोनों हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। वो दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। चाहे अकरम है चाहे चॉकलेट है, वो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन देने का अमल चूंकि डायरेक्टली बराह रास्त चॉकलेट पे हो रहा है, तो चॉकलेट क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अकरम क्या होगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है,
पोजेसिव केस, ठीक है जी। पोजेसिव केस यानी इसम मलकियत शो करे, पोजेशन शो करे। तो इसम की एक हालत ये होती है जुमले में कि इसम किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है। इसम किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है। जैसे दिस इज साराज बैग, ये सारा का बैग है, ये सारा का बस्ता है, ठीक है, ये सारा का बस्ता है। तो आप देखें सारा एक इसम है और इसके साथ हमने छोटी सी डाली एपस्ट्रॉफी, और एपस्ट्रॉफी डाल के उसके आगे हमने लिख दिया एस, साराज, सारा का, ठीक है, अजाफत यहाँ पे आ गई, सारा का, तो मलकियत। तो पोजेसिव केस यानी ये यहाँ पे पोजेसिव केस में है, यानी मलकियत शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है कि मैं मालिक हूं, इस सारा मालिक है इस बैग की, ठीक है जी। और मसाले भी हम ले सकते हैं। यहाँ देखें द डॉग्स कॉलर इज रेड, कुत्ते का पट्टा सुर्ख है, कुत्ते का पट्टा सुर्ख है। तो यहाँ देखें डॉग इसम है और उसके साथ हमने एपस्ट्रॉफी डाली और एपस्ट्रॉफी के साथ हमने एस डाल दिया, तो डॉग्स कॉलर यानी कुत्ते का पट्टा। तो यहाँ पे ये किस हालत में है? पोजेसिव केस में है। किस में है? पोजेसिव। समझ आ गई आपको? यहाँ की किस हालत में है? पोजेसिव हालत में है, यानी पोजेशन शो कर रहा है। दैट इज टीचर्स लाउंज, ये टीचर्स का कमरा है, ठीक है जी, या ये टीचर्स का लाउंज है, ये टीचर्स का कमरा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टीचर्स लिखा हुआ है और उसके ऊपर एपस्ट्रॉफी डाली हुई है और आगे कोई एस नहीं डाला हुआ, ठीक है जी। असल में होता क्या है, जब कोई इसम पहले से जमा हो, ठीक है, जब कोई इसम पहले से प्लूरल हो, जमा हो, तो उसके साथ पहले से क्या लगा होता है? उसके साथ पहले से एस लगा होता है, ठीक है। तो आप एपस्ट्रॉफी डाल के मजीद एस उसके आगे नहीं लगाते, ठीक है जी। तो ये देखें टीचर्स लाउंज, टीचर्स पहले से क्या है? टीचर्स यानी तमाम टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, ठीक है, तमाम टीचर्स का कमरा। तो यहाँ पे जो लफ्ज है टीचर्स, ये पहले से प्लूरल था, पहले से जमा था, तो हमने इसके ऊपर एपस्ट्रॉफी डाली, लेकिन एपस्ट्रॉफी के बाद हमने मलकियत शो करने वाला एस नहीं डाला, ठीक है जी, क्योंकि वो डाल भी देते तो पढ़ने कहाँ होता। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। फिर आ जाता है वोकेटिव केस, वोकेटिव, ठीक है जी। वो वोकेटिव यानी जिसमें आप मुखातिब करते हैं, इसम जो है वो इस हालत में हो कि उसे मुखातब के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मिसाल बड़ी आसान सी है, आप कहते हैं जॉन प्लीज पास द सॉल्ट, जॉन नमक मुझे दो, या जॉन ठहर जाओ, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल है जॉन, जॉन कोई काम नहीं कर रहा, जॉन कोई वर्ब नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं कर रहा, कोई फेल सर अंजाम नहीं दे रहा, बस यहाँ आपने क्या किया है? जॉन को मुखातिब किया है। तो जब आप किसी इसम को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करें तो वो वोकेटिव केस होता है। तो यहाँ इस जुमले में जॉन कोई काम नहीं कर रहा, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है और ना ही ये पोजेशन शो कर रहा है, बल्कि जॉन यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है सिर्फ मुखातिब करने के लिए, ठीक है जी, सिर्फ मुखातिब करने। देखें मॉम कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, अम्मी जान क्या आप मेरे काम में मेरी मदद करेंगी? तो यहाँ पे जो आपने लफ्ज अम्मी जान इस्तेमाल किया है, मोम इस्तेमाल किया है, वालिदा इस्तेमाल किया है या माँ इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जब जुमले में कोई इसम सिर्फ मुखातिब करने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए इस्तेमाल हो तो वो वोकेटिव केस होता है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, स्टूडेंट्स मेरी बात सुने। तो यहाँ पे जो इसम है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बात आपको
समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी। आप अगर देखें जो फेल या जुमले होते हैं ना, फेल या जुमले, जिन जुमलों में कोई फेल सरंजाम हो रहा है, जिन जिन जुमलों में कोई काम हो रहा है, वहाँ पे इसम या तो सब्जेक्टिव हालत में होता है या वो इसम ऑब्जेक्टिव हालत में होता है। यानी इसम या तो फाइल होता है या मफऊल होता है। ठीक है जी। पोजेशन पोजेसिव केस में, पोजेसिव केस में जो कोई काम तो नहीं हो रहा, कोई फेल तो नहीं हो रहा, तो पोजेसिव केस में इसम सिर्फ मलकियत को शो करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसम ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, बस वो पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है जी। सिर्फ पोजेसिव केस में है। इसी तरह यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा इस जुमले में। ठीक है जी। तो इस जुमले में सिर्फ आप इसम मुखातब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान तरीन अल्फाज में वजाहत करूँ। फिर देखें जी सब्जेक्टिव केस, ये मैंने समरी लिख दी। द कैट रन्स, बिल्ली भागती है। तो ये फेल या जुमला है क्योंकि यहाँ रन फेल मौजूद है, काम मौजूद है। तो यहाँ पे जो कैट है, कौन भाग रहा है? बिल्ली भाग रही है। सो बिल्ली यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, फाइल है। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्टिव केस। द बॉय सीज, लड़का देखता है। कौन देखता है बताएं जी? कौन देखता है? लड़का देखता है। सो लड़का क्या है? सब्जेक्ट। अब वो किसे देख रहा है? दी कैट। ठीक है। लड़का तो सब्जेक्ट है, लेकिन दी कैट, कैट बिल्ली किसको देख रहा है? लड़का किसको देख रहा है? फेल किसको, किसके ऊपर हो रहा है? लड़का किस चीज को देख रहा है? बिल्ली को देख रहा है। तो बिल्ली यहाँ पे क्या है? बिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लड़का चूंकि फेल सरंजाम दे रहा है, देखने का फेल, तो लड़का सब्जेक्ट है। और फेल किसके ऊपर सरंजाम दिया जा रहा है? बिल्ली के ऊपर सरंजाम दिया जा रहा है। तो बिल्ली यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं द कैट्स टॉय इज हियर। अब ये जुमला फेल, ये जुमला तो नहीं है। द कैट्स टॉय इज हियर, बिल्ली का खिलौना यहाँ पे है। द कैट्स टॉय, यहाँ पे जो देखें कैट्स के साथ क्या लगा हुआ है? एपस्ट्रॉफी और एस लगा हुआ है। ठीक है। द कैट्स, तो ये पोजेसिव केस हो गया, यानी बिल्ली का खिलौना। तो खिलौने की मलकियत किसकी है? बिल्ली की है। तो यहाँ पे पोजेसिव केस हो गया। फिर आगे देखें, हे कैट कम हियर, बिल्ली इधर आओ। तो यहाँ आप बिल्ली को मुखातब कर रहे हैं। तो देखें, ठीक है जी। तो जुमले में इसम फाइल होता है, यानी काम कर रहा होता है, या इसम मफऊल होता है, यानी जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, या जुमले में इसम मलकियत को जाहिर कर रहा होता है, या जुमले में इसम सिर्फ मुखातिब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ये 4 केसेस हैं। और आखिर पे ये वोकैबुलरी। ठीक है जी। वोकैबुलरी 10 अल्फाज मैंने आज भी आप लोगों के लिए चूज किए हैं। तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस, श्रग्ड, वेगली, डिसमे, स्कोफिंग, स्टैकिंग, ब्रैग, ब्रेस, ब्लफ, कर्टली। तो ये 10 अल्फाज हैं। इन 10 अल्फाज को के मानी आपने खुद ढूंढने और खुद इनको तैयार करना है और खुद इनके जुमले आपने बनाने हैं, जो कल मैंने तरीका आपको बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको इसकी समझ आएगी और बहुत सी आपकी नॉलेज में, समझ में इजाफा हुआ होगा। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और आपका फीडबैक अहम होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। उससे मुझे पता चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैसा जा रहा है, आपको कैसी समझ आ रही है, आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आपकी नॉलेज में, समझ में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं पे कोई मसला है तो मुझे आप बता सकते हैं और बेहतरी के लिए भी आप कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो मैं ज़रूर मानता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका।